नमस्कार दोस्तों देश के भीतर ये सवाल पहली बार इतनी बड़ी होने लगी है कि हिंदुत्व के आश्रय केवल हिंदुत्व के साथ चलने की बात कभी कही नहीं जा सकती है। और हिंदुत्व शब्द के आश्रय इस देश के भीतर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कभी की नहीं जा सकती है। आपको कहीं ना कहीं ये बात सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज के भीतर जो आर्थिक तौर पर जो भी जरूरतें हैं, यानी ये कहे कि इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस जो है उसको मौजूदा वक्त में पूरा कौन करेगा, यानी ये कहे कि हिंदुत्व के साथ मौजूदा भारत देश की इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ इस भारत देश के आम लोगों की जरूरतें, क्या इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है? यह सवाल हाल ही के दिनों में संघ के भीतर, आरएसएस के भीतर क्यों बड़ा हो चला है। न केवल बड़ा हो चला है बल्कि सवाल यह भी होता है कि जिस अयोध्या आंदोलन ने पूरे संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी को एकजुट कर दिया था पूरे देश के भीतर, वही अयोध्या के भीतर राम मंदिर निर्माण के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर हिंदुत्व को लेकर के सवाल मौजूदा समय में क्यों उठने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी जातीय राजनीति के आश्रय चुनाव जीतने की राह क्यों तैयार करना चाहती है। आखिरकार इतना ही भर नहीं, संघ परिवार, संघ के भीतर भी जातीय समीकरणों के आश्रय जो अलग अलग जिलों के भीतर, अलग अलग कस्बों में जो संघ के स्वयंसेवकों की नियुक्ति होती है, वो प्रांत के स्तर पे हो या जिला के स्तर पे हो, ब्लॉक के स्तर पे हो, वहां पर भी जातीय समीकरण एक ही झटके में 2021 के बाद से क्यों जाकर समा गई। और जो पुरानी विचारधारा थी आरएसएस की, वो धीरे धीरे सत्ता की खातिर अगर हाशिए पर चलती चली गई, तो फिर ऐसे में नया सवाल मौजूदा वक्त में देश के भीतर यह है कि क्या जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में चल रही है वो रास्ता सत्ता के भीतर बनाए रखेगा, संघ की साख को बरकरार रखेगा, या फिर यह कहे कि सियासी तौर पर यह कमजोरी आने वाले वक्त में सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी को कर देगी और संघ परिवार की साख को एकदम से एक झटके में खत्म कर देगी। शायद यही है मौजूदा समय में बड़ा सवाल है जो इस दौर में सबसे ज्यादा मौजूद होता है संघ परिवार के लिए, राष्ट्रीय स्वयं परिवार संघ के लिए। और ये बात समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है देश के भीतर, वह इस बात का भूल करते हैं। दरअसल सियासी तौर पर जितनी सक्रियता आरएसएस के भीतर समाई हुई है, संघ के भीतर समाई है, उसी का परिणाम होता है कि आरएसएस का प्रचारक जो हर सप्ताह घूमते फिरते देश के इधर उधर शाखाओं को एकजुट करते रहते हैं और प्रचारक जिन तमाम सारी बातों को मंचों से जिक्र करते हैं, वही तमाम बातों और वही मुद्दे धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति के भीतर एकदम से छा जाती है। प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी भी थे आरएसएस के, प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे हैं, प्रचारक तो गोविंदाचार्य भी रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सब की राजनीति को, इन सब की सियासी परिस्थितियों को अगर समझे और सियासी धारा को समझने की अगर प्रयास करें, तो संघ ने जिस राजनीति शुद्धिकरण का पाठ अपने साथ रहते हुए बढ़ाया था, या फिर प्रचारक के बाद जब इनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई, तो जिस धारा के साथ लेकर के देश के भीतर लगातार चलते चले गए, उसमें संघ की महत्ता लगातार बरकरार रही। लेकिन पहली बार यह सवाल मौजूदा समय में भारत देश के भीतर, संघ परिवार के भीतर सवाल बड़ा होने लगा है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को सिर्फ केवल एक अध्यक्ष के तौर पर देश के भीतर देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। यानी ये कहे या कि संघ इस बात को चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुत्व के दायरे में हो, यानी ये कहे कि उसके जरिए राष्ट्रीय पहचान एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के आश्रय मिल जाए। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मथने की जरूरत है जो बीते करीब 10 सालों के भीतर कभी मथा नहीं गया है। और वो तमाम सारी बातें दिल्ली के इशारे पर संगठन को मथने की कोशिश जब जब की गई, वहां पर वही सारे लोग, तमाम लोग बैठते चले गए जिसको दिल्ली ने चाहा, यानी कि ये कहे कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चाहा, जो एक समय देश के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। यानी सत्ता के आसपास संगठन को मथने के दौरान संघ परिवार से निकले हुए प्रचारक भी अपनी सियासत धारा को कभी भी छोड़ करके दिल्ली के अनुकूल अपनी राजनीति को धारा पकड़ने में जुट गई। यानी ये कहे कि क्या उसको बदलने का समय नजदीक आ गया है, या फिर ये कहे उसकी म्याद पूरी हो गई है। दो तरह की बातें से आज बात को शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि दशहरा के अगले दिन, यानी ये कहे कि पिछले संडे को सर संचालक मोहन भागवत ने बाकायदा निमंत्रण देकर के बुलाया था प्रवीण तोगड़िया को। जी हां, प्रवीण तोगड़िया जिनकी पहचान विश्व हिंदू परिषद से है, जिनकी पहचान विश्व हिंदू परिषद के विस्तार और उसके सियासीकरण के साथ साथ एक समय में यह कहे कि संघ से ज्यादा सदस्य विश्व हिंदू परिषद के भीतर शामिल होना चाह रहे थे, तब अशोक सिंघल जी भी उसके भीतर मौजूद थे।
तमाम सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की भूमिका में खुद परवीन तोगड़िया की मौजूदगी भी रही है विश्व हिंदू परिषद के भीतर। लेकिन दिल्ली ने चाहा, या फिर ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा, या फिर गुजरात ने के भीतर जो चीजें छोड़ करके आए थे उससे अब अलग हो जाना चाहिए, तो फिर ऐसे में विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता परवीन तोगड़िया को दिखा दिया गया। यानी ये कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा चाह रहे थे कि परवीन तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद से बाहर हो जाए, तो क्या इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि तोगड़िया साहब को बाकायदा सरसंघचालक ने निमंत्रण भेजा कि आइए बैठ करके बातचीत करते हैं, और उस समय दो बातें निकल करके उस बैठक से आती है। एक सवाल तो यह होता है कि देश के भीतर हिंदुत्व अब शायद ये सियासी सत्ता तक पहुंचा पाने वाला अब हथियार नहीं रहा देश के भीतर मौजूदा वक्त में, और 2024 के चुनाव परिणाम के मद्देनजर तो और ज्यादा इस बात को कहा जा सकता है। और इस समय में जातीय समीकरण जो अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से अपनाया, और सबसे हट करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस सियासी रास्ता को जाति जनगणना और जातीय समीकरण कास्ट सेंसस के आश्रय 2024 के लोकसभा चुनाव से निकल पड़े इस मुद्दे को लेकर के, उससे देश के आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे, यानी उनकी कमाई क्या है, उनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या है, उनकी रोजगार क्या है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार करते चले गए। और सियासी तौर पर अलग अलग राज्यों के भीतर जातीय समीकरण कास्ट सेंसस धीरे धीरे करके संविधान और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, और इस भारत देश के भीतर दलित समाज उस और ओबीसी समाज इन सब के भीतर जाकर के समाते चला गया। एक नया वोट बैंक संविधान के नाम पर देश के भीतर कांग्रेस के अनुकूल और कांग्रेस से होते हुए इंडिया गठबंधन के अनुकूल 2024 के लोकसभा चुनाव में बनकर के तैयार हो गया। और इन्हीं तमाम परिस्थितियों के आश्रय अगर आप मौजूदा समय में अगर महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव को अगर समझना शुरू करें, या झारखंड के भीतर जो चुनाव का लिस्ट जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, अगर उसको भी एक बार पढ़ के तो जहां जहां हिंदू वोटर मायने रखता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस हिंदू वोट बैंक में अब जातीय समीकरण का बोध हर किसी को होने लगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि सियासी तौर पर हिंदुत्व के आश्रय तो अब साध सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात कहती भी रही है कि हम एक हिंदूवादी पार्टी हैं, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं आ रही है कि अलग जाति को अलग अलग तरीके से देश के भीतर साधना है। तो फिर इसमें पहला सवाल होता है कि आखिर विश्व हिंदू परिषद के जो है परवीन तोगड़िया, इनसे केवल बातचीत के तौर पर थी, इसलिए क्योंकि परवीन तोगड़िया इस दौर में जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाए, अपनी मजदूर परिषद बनाया, अपने किसान परिषद बनाया, अपने छात्र परिषद बनाया, अपने महिला परिषद बनाया, उसके जरिए जो जैसे एक है ना कि जैसे राजनीतिक पार्टियों के भीतर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कौन पॉलिटिकल पार्टी सेंधमारी कर रहा है, ठीक कुछ इसी प्रकार से आरएसएस के विचारधारा के भीतर आरएसएस के संगठन विश्व हिंदू परिषद से निकले और परवीन तोगड़िया ने देश भर के भीतर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की शुरुआत कर दी है। जरा आप खुद ही सोच करके देखिए कि करीब 5000 गांव के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और ये कौन करवा रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करवा रही है। ये किसकी होती है? ये परवीन तोगड़िया की होती है संस्था। ये असम के भीतर छात्र चुनाव के भीतर, जी हां, छात्र चुनाव में एबीवीपी से आगे निकल करके कौन सामने खड़ा है? तो वो खड़ा है, छात्र परिषद खड़ी है जो परवीन तोगड़िया की है। और शायद यही वह अध्ययन था आरएसएस के भीतर, संघ परिवार के भीतर, जहां पर 2-3 बातें उसको खुल करके समझ में आ गई कि पहली बात तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आर्थिक पक्ष को पूरे देश के भीतर उभारा, और पहला सवाल संघ परिवार के भीतर ये समाज चुका है वही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, जिसकी समझ इतनी पैनी हो कि वो एक तरफ हिंदुत्व का चोंगा ओढ़े भी रहे और दूसरी तरफ देश के भीतर मौजूदा भारत देश के भीतर हिंदुत्व की आर्थिक एक्सप्रेशंस को, इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस को पूरा करने की दृष्टिकोण से भी सही तरीके से वो बयानबाजी कर सके, उभर पाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो केवल अध्यक्ष भर नहीं हो, जैसा दिल्ली चाहती है। उसमें एक नाम आप ये भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब, अगर महाराष्ट्र के भीतर चीजें बिगड़ जाती है तो फिर देवेंद्र फडणवीस एक अच्छा नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको लाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर उनके जरिए जो हिंदुत्व की जो पूरी धारा है देश के भीतर, वो पूरी धारा निकल करके नहीं आती। वो पूरी की पूरी धारा योगी आदित्यनाथ के जरिए निकल करके आ सकती है पूरे देश के भीतर। वो धारा क्या परवीन तोगड़िया के जरिए देश के भीतर निकल करके आ सकती है? मौजूदा समय में बहुत बड़ा सवाल होता है। और आरएसएस संगठन को संभालने, भारतीय जनता पार्टी को संभालने को लेकर के, संजय जोशी को लेकर के आ सकता है इस तरह की बात। यहाँ पर संगठन संभालने के लिए एक चेहरा की जरूरत है।
जिसके आने के बाद वो जो संघ परिवार की पूरी पारंपरिक राजनीति जो थी, वो राजनीति एक ही झटके में एकजुट हो जाए, एक धागा में पिरो जाए और उसके भीतर का जो लहर होती है इस देश के राजनीतिक लहर को लगातार हिलाना शुरू कर दे, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार की मौजूदगी अब तक देश के लाभार्थियों के साथ जुड़ी हुई थी या लाभार्थी में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। इस बात का जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से बार बार किया है, लेकिन लाभार्थी शब्द देश के भीतर शायद हिंदुओं के इकोनॉमी एक्सप्रेशन को कैसे पूरा कर पाएगा या फिर इसको कैसे मिला पाएगा, ये बात उस बीच से गायब हो जाती है। यानी ये कहे कि मौजूदा वक्त में ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा है कि देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यही होना चाहिए जिसकी पहचान हिंदुत्व के साथ सीधे सीधे तौर पर उस व्यक्ति के उस पद पर आते ही हो जाए, तो ही नाम शुरुआत में सामने है योगी आदित्यनाथ की नाम होती है और एक ही झटके में परवीन तोगड़िया की वापसी होती है। यानी यहीं पर एक और रास्ता उससे ज्यादा बहुत बड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं ना कास्ट सेंसस, जातिगत राजनीति को साधते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल ही झारखंड के भीतर संविधान और न्याय बचाओ का जिस कार्यक्रम को, जिस सेमिनार के भीतर वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने सीधे सीधे तौर पर एक बात कही कि दरअसल संविधान के सामने मनु स्मृति है। जी हाँ, देखिए क्या कहते हो। में कौन सी किताब? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये नई लड़ाई नहीं है। साहब, मनुस्मृति को लेकर के आरएसएस के भीतर या जनसंघ या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई भी चर्चा ऐसा नहीं है कि कभी किया नहीं गया, हमेशा इस बात की चर्चा की जाती रही है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोई गलत भी नहीं कहा। और हाँ, वामपंथियों के दौर की सियासत को अगर आप समझना शुरू करेंगे, जिस समय में उनकी राजनीतिक प्रभाव देश के भीतर ज्यादा था, फिर सुपरा साफ हो गया, उस समय में वो लगातार कहा करते थे कि मनुस्मृति को संघ परिवार चाहता है, आरएसएस चाहता है, इस देश की संविधान की जगह वो ला करके खड़ा कर देगी, यानी उसको स्थापित कर देगी देश के भीतर। यानी उसी मनुस्मृति का जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल झारखंड के मंचों से कर गए। और यहीं पर एक अगला सवाल भी खड़ा होने लगा कि देश के भीतर हिंदू समाज के भीतर हिंदुओं के आर्थिक पक्ष को भी समझने की जरूरत मौजूदा वक्त में क्या देश के भीतर होनी नहीं चाहिए। हेड गवार साहब और गोलवरकर साहब के दौर में, या फिर ये कह कि उसके बाद की तमाम परिस्थितियों के भीतर अगर आप संघ परिवार को देखते जाएंगे तो आपको कई शहर महाराष्ट्र के भीतर भी ऐसे मिल जाएंगे जिन तमाम शहरों के भीतर आज भी तमाम सारे लोग जो संघ से जुड़े हुए, पूरा परिवार उनका जुड़ा हुआ होता है। और उस परिवार का कोई एक छोटा सा बच्चा अगर कहते हैं 10th पास है, 12th पास है, उसको भी रोजगार मिल जाता है, क्योंकि संघ परिवार ने अपने अलग अलग संगठनों को इस तरीके से बनाया, गढ़ा, तैयार किया, खड़ा किया कि रोजगार का संकट किसी भी संघ परिवार से जुड़े हुए परिवारों के भीतर कभी भी ना आए। तो एक हिसाब से ये कहे कि उनकी आर्थिक पक्ष को मजबूती मिल जाती है, या फिर ये कहे कि एक तरह से वो बेपरवाह हो जाते हैं और संघ परिवार के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के भीतर स्कूल हो, कॉलेज हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, या फिर एक है कि कई दूसरे दफ्तर हो, दूसरे उस दफ्तर के भीतर लगाने करने की पूरी प्रक्रिया जो संघ परिवार के भीतर कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन वो कहते हैं हैरान तो तब हुआ संघ जिस इलाके में, महाल के इलाके में संघ का हेडक्वार्टर होता है, वहां पर पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोट उनके अपने उम्मीदवार नितिन गडकरी साहब को कम वोट पड़े। और ध्यान दीजिएगा, जब इन तमाम सारे बातों का जिक्र आपसे लगातार कर रहे हैं तो आज ही महाराष्ट्र के भीतर एक लिस्ट जारी हुई है। महाराष्ट्र के लिस्ट में इस बात का जिक्र होता है कि देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जहां से चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम नागपुर से, वहीं से वह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुळे, वो कांठी से चुनाव लड़ेंगे। आखिर कांठी वही जगह होती है जहां से संजय जोशी आते हैं, नागपुर से थोड़ा ही सटा हुआ दूर पर इलाका होता है, सटा हुआ इलाका कह सकते हैं। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला था, इस बार उनको टिकट महाराष्ट्र के इस चुनाव में दे दिया गया। जो टिकटों का पूरा बंटवारा है उसमें अशोक चौहान की बेटी सिजिया चौहान जो है वो बुकर से चुनाव लड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के बेटे जो हैं वो संतोष नाम है उनका, वह लोग धुरन से चुनाव लड़ेंगे। कुलाबा से राहुल नार्वेकर चुनाव लड़ेंगे। नितेश राणे
कंकरबती करके है जगह, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके भीतर का संदेश ये होता है कि मौजूदा वक्त में रिस्क लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर तैयार नहीं है, और संघ आरएसएस भी इस बात की चेतावनी दे रही है कि पिछले 3-4 चुनाव से, या फिर ये कह कि जब से शिवसेना के साथ दो फाड़ हुआ, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान रही है और देश के भीतर हिंदू वोट बैंक की रही है, और उस हिंदू वोट बैंक के भीतर अगर जातीय समीकरण, कास्ट सेंसस और आर्थिक नीति सब सामने आकर के खड़ा हो जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो 99 सीटों का ऐलान किया गया, लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद 52-55 सीटों का ऐलान और करना है, उसमें उन तमाम सीटों के ऊपर ध्यान है जहां पर कास्ट सेंसस, जाति समीकरण और आरक्षण की बात मायने रखता हुआ क्या हिंदुत्व को आर्थिक पक्ष के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में जोड़ा जा सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं 8-10 दिनों का प्रवास मथुरा के भीतर सर संचालक का मोहन भागवत का होता है। दशहरा के बाद दीपावली से ठीक पहले 28 अक्टूबर तक वो मथुरा के भीतर इस दौर में कार्यकारी मंडल की बैठक भी वहां पर होगी, कुछ प्रस्ताव पास होंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ बैठकें होंगी। लेकिन मौजूदा समय में जो मंथन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2-3 बातों पर खुल करके इस पर बात की जा रही है। क्या इस भारत देश के भीतर जाति समीकरण की राजनीति टूट सकती है अगर आर्थिक पक्ष को देश के भीतर हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया जाए, और इस बात को अगर जोड़ा जाए तो फिर किस तरीके से, कौन से तरीके होंगे, इस पर एक लंबी बहस, लंबी बैठक, लंबी चर्चा कह सकते हैं प्रवीण तोगड़िया के साथ सर संचालक मोहन भागवत ने किया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बात और आपको समझना पड़ेगा, आखिर उनको क्यों बुलाया गया? केवल इतने इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनका प्रस्ताव जिस रूप में देश के अलग अलग तमाम हिस्सों के भीतर हिंदूवादी लोगों के बीच होती है, केवल इसलिए बुलाया गया? जी नहीं, वो पटेल होते हैं, पुश्तैनी तौर पर वो देश के किसान होते हैं, गुजरात के भीतर लगातार काम करते हैं। गुजरात एक सियासी तौर पर प्रयोगशाला बन गया, उसके बाद ये बात मान लिया गया कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देश के भीतर है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मथुरा में आकर के सर संचालक आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत चिंतन मनन कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा का दायरा ऐसा है कि हर जानकारी दिल्ली को होती है। प्रवीण तोगड़िया का सुरक्षा का दायरा ऐसा होता है कि उसकी हर सुरक्षा का जानकारी दिल्ली को होता है। लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने की, बातचीत करने की परिस्थितियां, और ये कहे कि मौजूदा वक्त में देश के भीतर हिंदूवादी चेहरे के साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ देखना, जो दिल्ली भी अपने तौर पर इस बात को कहती है कि हाँ वो ठीक रहेंगे। ये अलग बात है कि मंत्रालय और इसके बीच में कई सारे नाम इस बीच में सामने आए, लेकिन एक नाम महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का आता है, दूसरा नाम उस हिसाब से देखिएगा तो शिवराज सिंह चौहान मामा का भी उभरता है। इसको लेकर के फिर एक अगला नाम इस रूप में नहीं उभरेगा, लेकिन जिसको लेकर के हम सोचे या फिर ये कहे कि उस समय में कुछ गंभीर भी हो जाए, कोई चेहरा बाद में अलग से निकल आए महाराष्ट्र के भीतर। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, तो फिर एक बार फिर से दिल्ली की बातें चल पड़ेगी। लेकिन यहीं पर मैसेज, संदेश मथुरा में आकर के अगर सर संचालक मोहन भागवत अगर इस तरह की बातें कहेंगे कि प्रयास तो हमको करना पड़ेगा, तो फिर संदेश, मैसेज देश के भीतर किस रूप में फैलाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, इस बात को जरूर देखना चाहिए। एक पर देखिए, को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेब होके खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके। साहब, असल में 4-5 बातें ऐसी होती है जो मौजूदा समय में देश के भीतर संघ को, आरएसएस को परेशान करने लगा है, और उनको लगने लगा है कि इन तमाम बातों पर चर्चा करके हम रास्ता ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। समय आ गया है, इसमें कोई विलंब नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो 25-26 को मथुरा के भीतर होनी है बैठकें, उसके पहले पूरी की पूरी जो रवायत कवायद चल रही है, अलग अलग संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों के साथ बैठ करके जो मंथने हो रही है, उसके भीतर जो तमाम सारे सवाल पे बात होती है, वो सवाल होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि देश के लोगों का भरोसा संघ परिवार के साथ कैसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि देश के समाज, अलग अलग समाज अगर इस बात को महसूस ही नहीं कर पाए कि केवल एक हिंदुत्व के आश्रय संघ काम कर रहा है देश के भीतर और बस उसी के साथ जुटे रह जाना है, तो फिर ये बातें अब देश के भीतर कहीं ना कहीं नहीं चलेगी। ये संदेश बहुत साफ तौर पे होती है, इसीलिए एक गजब का परिवर्तन होता है। दूसरी बात ये होती है कि संघ परिवार की जो साख होती है उसके भीतर एक जानकारी संघ परिवार के व्यक्ति ने बताया के तरफ से खबरें आती है। ये करीब करीब 2007-8 के दौरान संघ परिवार से जुड़े हुए एक स्वयंसेवक, आप कह सकते हैं दशरथ पटेल उनका नाम होता है, वो अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका के भीतर जो
आरएसएस की जो हिंदूवादी शाख स्वयंसेवक संघ के तौर पे जो वहां पर अमेरिका के भीतर पहचान है, इस समय में वो शाख क्यों अमेरिका के भीतर छपी हो गई? अमेरिका जैसे देशों के भीतर से ये एक उनकी निराशा इस दौर में ये होती है कि आपको नए सिरे से नए तरीके से देश के भीतर चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर की करने की बात ये होती है कि आपको राम मंदिर बनाने से केवल काम नहीं चलेगा और देश के भीतर प्रधानमंत्री वहां बैठ करके प्रधानमंत्री जी पूजा पाठ कर ले, इस बात से भी काम नहीं चलेगा। समाज को आप क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? दूसरी परिस्थिति ये होती है कि क्या इस समय में क्या सच में आर्थिक परिस्थितियों से पल्ला संघ परिवार ने झाड़ा नहीं, बल्कि ये कहे कि संघ परिवार ने कभी इस बात को सोचा ही नहीं, गौर ही नहीं कर पाया कि जब 10 साल की सत्ता है उसके बाद की जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं उसने देश के आम लोगों की इकोनॉमी एक्सप्रेशन को इस रूप में चाहते हैं कि भारत देश विकसित हो रहा है, दुनिया के भीतर भारत की इकोनॉमी तीसरे स्थान पे आ रही है, लेकिन देश की आम लोगों की गरीबी और मुफलिसी 10 की 10 वहीं की वहीं पर ही होती है। और एक आध स्वयं सेवक जो देश के आम लोगों के बीच जाता है, उन किन बातों का जिक्र करे और कैसे जिक्र करे, कहां जिक्र करे, कैसे बोल पाएगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाए? क्योंकि उनके बांटने के रास्ते जातीय समीकरणों, कास्ट सेंसस, तमाम सारी चीजों का बात बाखूबी देश के भीतर चल रहा है। अब सरसंघचालक दशहरा के दिन जरूर इस बात सबकी जिक्र किया था। आखिर उस संदेश के भीतर कोई ऐसा मैसेज नहीं होता कि देश के भीतर हिंदू समाज बढ़ रहा है। उस संदेश के भीतर का दर्द ये होता है ना कि इस भारत देश के भीतर में जाति की परिस्थितियों को आप कभी भी नकार नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात है कि उसको अगर आप सही समय पे समेटे नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा जो इतने लंबे चौड़े समय की जो मेहनत है वो एक ही झटके में धराशायी हो जाएगी और हाथ में आपको कुछ नहीं बच पाएगा। हालांकि उसको अलग तरीके से सरसंघचालक मोहन भागवत ने रखे, उनकी भी 2-3 बातें जो कहते हैं उनको भी एक पल के लिए देख लेना चाहिए। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना। तो सुना आपने। हालांकि संघ परिवार के इस धारा को मोहन भागवत को सुनकर के कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि संघ अभी भी आरएसएस भारत के उस मिजाज को नहीं पहचान पाया है जो सियासी तौर पर कब कैसे कहां कैसे बदल जाए और सियासी सत्ता को पलट डाले एक ही झटके में। दरअसल यहीं पर वो एक छोटी सी लाइन होती है जहां पर संघ परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं बल्कि ये कह ले कि एक सियासी तौर पर संगठन के रूप में देखा जाए। उनको ये बात समझ आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पहले मथना पड़ेगा और ये मथने से पहले एक ऐसे अध्यक्ष को लाना पड़ेगा जो दिल्ली से आंख मिला करके बातें कर सके और संगठन को इस रूप में बदलने की दिशा में आगे ले जाए जहां उनके आते ही संघ परिवार के भीतर यानी ये कहे कि संगठन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक हरकतें होनी शुरू हो जाए जो इस समय में बिल्कुल धरातल पे से चिपकी होती है, सत्ता से चिपकी होती है। तो इसीलिए 2-3 नाम निकल करके आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और प्रवीण तिगोड़िया का। उसमें आप संजय जोशी का भी जिक्र कर लीजिए, उसमें उस संगठन को संभाले मथे हैं, चीजों को आगे लेकर के गए। इस बात का जिक्र सत्ता के तरफ से नाम देवेंद्र फडणवीस का भी होता है। गवर्नेंस जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली के करीब के लोग हैं देवेंद्र फडणवीस, तो चीजों को संभालेंगे क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और महाराष्ट्र के भीतर तमाम सारा खेल करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन तब बात अलग होती है, लेकिन चेहरा चाहिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अध्यक्ष नहीं बल्कि एक हिंदूवादी चेहरा चाहिए जिसके आते ही वो धारा एक ही झटके में सक्रिय होने लगे देश के भीतर कि हिंदूवादी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ संघ आरएसएस भविष्य में मथने के लिए एक राजनीतिक तौर पे इसको करे या फिर जैसे संगठनिक तौर पे करे, पहले अध्यक्ष फिर सरकार, यानी ये कहे कि अगले 2-3 वर्षों के भीतर इन तमाम बातों की, इन तमाम सारी चीजों को कैसे मतना है,
ये 2027 के उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव के भीतर ये तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी कि उस रास्ते ही भारतीय जनता पार्टी को चलना है, उसी रास्ते भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस को चलना है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलना है, उसी रास्ते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनीति को साधते रहेंगे। और जो चुनौतियां होता है, चुनौतियां किसी क्षेत्रीय बल के जरूरत नहीं होता, बल्कि ये कहे कि क्षेत्रीय बल के जो मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के जो मुद्दे थे, जो अपने अपने क्षेत्रों के भीतर अपने अपने जातीय समीकरण के हिसाब से वहां के एक्सप्रेशंस, वहां की जरूरतों को इस दौर में साधते थे, उसको अब कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ जाकर के जोड़ लिया। तो ऐसे में देश के सामने चुनौती कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिसकी अपनी राजनीतिक विचारधारा मौजूदा वक्त में भारत देश के भीतर आजादी के वक्त से चली आ रही है। ये कह ले कोई व्यक्ति इस दौर में मायने नहीं रखता है, एक विचारधारा मायने रखता है। और ऐसे में अब विचारधाराओं के टकराव का दौर इस भारत देश के भीतर सियासी तौर पर शुरुआत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, इसीलिए देश के भीतर ये सवाल मौजूदा वक्त में धीरे धीरे बड़ा होने लगा है कि तमाम छत्रक या फिर उनकी उम्र कितनी लंबी होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी छोटे छोटे छत्रक का अगर पहचान करेंगे तो इससे पहले आजादी के आंदोलन के वक्त से निकले थे, वो समाजवादी हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, और उसके बाद तो कई राजनीतिक पार्टियां देश के भीतर हैं। उसमें कह सकते हैं अकालियों की मौजूदगी हो, फिर उसके भीतर आप शामिल कर सकते हैं मंडल कमीशन के बाद सियासी तौर पर जो छत्रक निकल करके आए, या फिर ये कहे कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मुंबई के आंदोलन के बाद से एक तरीके से कह सकते हैं जो मराठा मानुस का सवाल पैदा किया, उसके जरिए जो जिन आंदोलन को खड़ा किया, पॉलिटिकल पार्टी में खुद को तब्दील कर रही है। ये तमाम सारी परिस्थितियां बताती है कि अब नई सियासत के भीतर एक नई विचारधारा की लड़ाई होती है। उन तमाम सारे विचारधाराओं की लड़ाई के भीतर में आरएसएस सियासी तौर पर चेहरे के साथ कहे, विचारधारा के साथ कहे, संगठन के साथ कहे, और ये कहे कि मौजूदा सरकार की फेरबदल के साथ नई नई परिस्थितियों को गढ़ना चाहता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए मौजूदा समय में दशहरा के अगले दिन प्रवीण तिवारिया से भी कहीं ना कहीं संघ का मुलाकात होती है। मथुरा के भीतर 10 दिन का प्रवास भी उसी चिंतन मनन का एक बड़ा हिस्सा होता है, जहां पर मोहन भागवत उपस्थित होते हैं, क्योंकि गुजरात एक प्रयोगशाला और उत्तर प्रदेश देश के भीतर दूसरी प्रयोगशाला, इसको दोनों राज्यों को गंवाना नहीं है। इसी रास्ते अब भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार सियासी तौर पर साधना चाहता है मौजूदा वक्त में। फिर देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।